दोस्तों नमस्कार। यह हमारी पीवाईक्यू की 4th क्लास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे सवाल एक दो हमेशा पूछे जाते हैं। इस लिहाज से यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड अगर हम चेक करें जलवायु का, तो इसी के आधार पर पूरी ज्योग्राफी के एक फिनोमिना समझें कि जो हमें इन प्रेजेंट दिखता है वो सारी चीज़ें समझ आती हैं, चाहे वो वेजिटेशंस की हों या किसी भी प्रकार के एनिमल्स हों या कोई भी सॉइल्स हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी चीज़ जो आपको ज्योग्राफी के स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखती हैं, वे सभी कहीं ना कहीं डिपेंड होती हैं इस जलवायु से ही। क्योंकि अगर जलवायु नहीं होती तो वहाँ लाइफ नहीं होता, लाइफ नहीं होता तो ये जो सारे सिस्टम्स जो बनाए गए हैं वो सारी चीज़ें नहीं होती। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस समझें कि जलवायु का कितना विशेष रोल है, कहाँ कैसी वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं, उस पर सीधा इफेक्ट जलवायु का, किस क्षेत्र में कैसे क्लाइमेटिक चीज़ें कन्वर्ज हो रही हैं उसमें जलवायु का महत्व, कैसे किस क्षेत्र में किस तरह के वाटर रिसोर्सेस पाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर्स पाई जा रही हैं, वहाँ कैसे एनिमल्स हैं, कैसे एग्रीकल्चर के साथ साथ वहाँ का कल्चरल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं? सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं वहाँ के क्लाइमेट पर। जैसे चाहे पहनावा हो, कुछ भी आप जो देखेंगे उस पर सीधा इफेक्ट क्लाइमेट का ही होता है। इस लिहाज से क्लाइमेट क्या होता है, हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग जो है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं और साथ ही साथ थोड़ा और भी समझेंगे कि इसका अपने लाइफ में और साथ ही साथ कैसे महत्व है। तो देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी कि ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। यहाँ यह पूछा जा रहा है कि ITCZ आखिर कहाँ स्थित है। इन पॉइंट्स जो दिए गए हैं, व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं के पेटी के मध्य, ध्रुवों के सीमावर्ती क्षेत्र में या भूमध्य रेखा पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है डी, भूमध्य रेखा पर। अब भूमध्य रेखा मतलब समझते हैं आप, भूमध्य रेखा क्या है? यह 0 अक्षांश है जो कि पूरे गोलार्ध को 2 भागों में विभाजित करती है। इतना तो आपको समझ आए कि ये 2 भागों में विभाजित करती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स है क्या। तो पहले इसके नाम से कुछ चीज़ों को हम समझ लें कि ट्रॉपिकल क्या है, कन्वर्जेंस क्या है, इंटर क्या। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अंतर उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या? अभिसरण क्षेत्र। यह इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। अब इसमें समझें कि पहले ये उष्ण क्या है, कटिबंध क्या है, अभिसरण क्या है ना, अंतर। तो इसमें ये जो पहले हम समझें कि उष्ण क्या है, तो यह ताप के आधार पर क्षेत्र निर्धारित होता है कि किस क्षेत्र में कैसे सन पड़ते हैं। यानी कि हम जैसे जैसे भूमध्य से नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएंगे, यानी कि पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे, तापमान कम होता जाएगा, उसी आधार पर इनके नाम चेंज होते जाएंगे। यानी कि उष्ण से उष्ण कटिबंध, इसके बाद उपोष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो इस तरह इसके क्षेत्र बदलते जाएंगे। लेकिन अब बार बार जो है तो एक शब्द और आया, वह है कटिबंध। तो कटिबंध क्या है? कटिबंध होता है कि जो 2 हमारी अक्षांश होती हैं, यानी कि लैटिट्यूड जो हैं, इन लैटिट्यूड के मध्य की दूरी जो होती है, इसी को हम बोलते हैं कटिबंध। मानिए कि ये 2 कटिबंध हैं, ये 2 अक्षांश हैं, 2 अक्षांश हैं, तो इनके मध्य का ये जो क्षेत्र है इसी को बोलते हैं कटिबंध।
क्या बोलते हैं, कटिबंध। तो दो शब्द आपको समझ आए कि उष्ण क्या है, टेम्परेचर के आधार पर बदलने वाला क्षेत्र, और कटिबंध क्या है, कटिबंध दो अक्षांशों के मध्य की दूरी है, इसे कटिबंध बोलते हैं। अब अंतर क्या है कि अंतर यहाँ जो ये चीजें आके मिलेंगी तो इनमें क्या बदलाव होगा, वही अंतर होता है क्षेत्र का। अब अभिसरण का मतलब है कि इस क्षेत्र में कोई चीज आके मिलती है, कन्वर्ज होती है, वह मिलती है। तो इसी का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या चीजें आके मिलेंगी, यहाँ हवाएं आके मिलेंगी, क्योंकि वायुदाब पेटी है, इसने क्या कहा, वायुदाब। तो जो हवाएं इस क्षेत्र में जो आके मिलेंगी तो उसी को बोलते हैं अभिसरण। कैसे, उनमें मिलने से उनमें क्या चेंजेस आएंगे हवाओं पे। तो आपने पहला तो ये समझा कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि इसे हम कैसे समझेंगे। पहले हम ये तो समझ लें कि इसके बारे में, तो हमने इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स के एक एक टर्म्स की मायने समझे हमने, कि अंतर क्या है, उष्ण क्या है, कटिबंध क्या है, अभिसरण क्या है, और क्षेत्र का मतलब वो जिस जगह पे ये वो चीजें हो रही हैं। तो ये अब पहले ये डिसाइड करें हम कि ITCZ एक्चुअल में किस क्षेत्र में मापा जाता है, फिर क्या इसमें और भी क्या चीज़ों की क्या बदलाव होते हैं। तो ये जो क्षेत्र है हमारा इक्वेटर का, क्या है, इक्वेटर लाइन का क्षेत्र है। अब इस इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ, इस क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं क्या, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी कि यहाँ जो विशेष हवाएं चलती हैं, इसमें हवाएं कौन सी चलती हैं, ट्रेड विंड। कौन सी, ट्रेड विंड चलती हैं, यानी कि व्यापारिक हवाएं। तो इन व्यापारिक हवाओं के जो नॉर्थ में है उसे नॉर्थ व्यापारिक यानी कि उत्तर व्यापारिक पवनें कहेंगे, और जो दक्षिण की है उसे साउथ व्यापारिक पवनें कहेंगे। और इधर से ये जो हवाएं चल रही हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये हो गई साउथ ट्रेड विंड, साउथ ट्रेड विंड, और ये हैं नॉर्थ ट्रेड विंड। अब ये जो दोनों ट्रेड विंड आती हैं तो आपस में मिलती हैं, तो ये जो क्षेत्र में मिलती हैं तो यहाँ हवाओं में कुछ बदलाव आते हैं। जैसे इस हवा का डायरेक्शन आप देखें, इसका साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट है। तो याद रखेंगे कि यहाँ ट्रेड विंड किस दिशाओं पे चल रही है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ट्रेड विंड किस दिशा से किस दिशा पे चल रही है, साउथ की, ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रही है। जबकि अगर नॉर्थ की अगर हम ट्रेड विंड की बात करें तो नॉर्थ ट्रेड विंड चल रही हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो ये आप एक डायरेक्शंस भी याद रखें कि व्यापारिक विंड किस डायरेक्शंस पे चल रही। अब ये तो व्यापारिक पवनें चली, अब ये व्यापारिक पवनें इस क्षेत्र में आके कन्वर्ज होती हैं, यहाँ मिलती हैं। इस क्षेत्र में ये दोनों हवाएं मिलती हैं जब आके, तो यहाँ एक फोर्स काम करता है, कोरियोलिस बल। यानी कि इस कोरियोलिस फोर्स के कारण जब हवाएं इस क्षेत्र में आती है तो ये टर्न हो जाती हैं और ये ऐसे टर्न हो जाती हैं। इन दोनों के डायरेक्शंस जो है तो चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से ये हवाएं इस डायरेक्शंस पे मूव कर जाती हैं। तो यहाँ हवाओं का क्या हुआ, डायरेक्शंस चेंज हुआ। अभी कुछ अलग डायरेक्शन से चल रही थी, अब ये हवाएं यहाँ से चलने लगी वेस्ट टू ईस्ट में चलने लगी। किधर चलने लगी, वेस्ट टू ईस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस में चलने लगी। तो अब आपको समझ आ रहा है कि ये डायरेक्शंस तो एक तो चेंज हुआ, तो इन हवाओं में कुछ बदलाव भी आए होंगे। ये दो हवाएं जब आई तो ये भी गर्म हवाएं हैं, इस क्षेत्र में भी गर्म क्षेत्र है क्योंकि सूर्य इसी के इर्द गिर्द मूवमेंट करता है। तो यहां से इन हवाओं को नाम दिया गया वेस्टर्न लीज। क्या नाम दिया गया, वेस्टर्न लीज इक्वेटोरियल वेस्टर्न लीज, यानी कि भूमध्य रेखीय जो पश्चिम पवनें हैं
तो ये इसका एक तो नाम पड़ा। तो ये क्या हुई, वेस्टर्न लीज हो गई, पछुआ पवनें हुई। अब एक नई आपको हवा भी पता चला कि इस क्षेत्र में नई हवाएं चली, तो ये उल्टा डायरेक्शंस में चली, यानी कि यह एक प्रकार से क्षेत्र कैसा होगा, दो हवाओं से मिलने का, एक यह शांत क्षेत्र होगा। कौन सा, तो एक नाम याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो शांत क्षेत्र है। तो एक तो यही क्षेत्र आप पहला समझे कि शांत क्षेत्र। इसी को एक अन्य नाम और भी फिर दे दिया जाता है, और वो है डोल्ड्रम का। क्या, डोल्ड्रम नाम दे दिया जाता। तो दो नाम आपको पता चले कि एक तो दो नाम भी इसको कहते हैं, एक नई हवा का उत्पत्ति भी होती। तो तीन चीजें आपको यहाँ एक तो पता चली, ये हवाएं कैसे मूवमेंट कर गई ये भी आपको पता चल गया। एक हमने और कहा कि यहाँ कौन सा फोर्स काम करता है, कोरियोलिस बल काम करता है, उसके बारे में भी आपने समझा। कौन कौन सी विंड आगे कन्वर्ज होती हैं ये भी आपने समझा। अब समझते हैं क्या इक्वेटोरियल जो हमारी ITCZ है, क्या इस 5 डिग्री जो 5 अक्षांश नॉर्थ और साउथ है, क्या यहीं फिक्स रहती है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो सन का मूवमेंट है, सन का मूवमेंट, तो सन का मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ होता है ये, और यहाँ से 23.5 ये लाइन 23.5, साउथ की 23.5, कितनी 23.5। ये जो हमने खींचा तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ये मकर रेखा है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ओके, कैंसर लाइन और कैप्रिकॉर्न लाइन, ये दो लाइनें हुई। अब इन्हीं के क्षेत्र में सन पूरे साल मूवमेंट करता है। तो सन 6 महीने नॉर्थ की तरफ होता है, 6 महीने साउथ की तरफ होता है, यानी कि सन के मूवमेंट में 3 महीने का टाइम लगेगा उसके नॉर्थ की तरफ मूव करने का, फिर 3 महीने नीचे की तरफ लगेगा, 6 मंथ यहाँ, और सेम प्रोसेस इधर भी करेगा। तो जब सन मूवमेंट नॉर्थ की तरफ होता है तो ITCZ नॉर्थ की तरफ खिसक जाएगी। किधर खिसक जाएगी, ITCZ जो है तो नॉर्थ की तरफ मूव कर जाएगी। तो अब ITCZ मानिए कि यहाँ 5 में थी, तो ये अब मूव कर जाएगी ऐसे, इस क्षेत्र में ITCZ चली जाएगी। लेकिन वहीं जब साउथ की तरफ सन मूवमेंट करेगा, सन का मूवमेंट साउथ की डायरेक्शंस पे आएगा, तो इसका मूवमेंट इस डायरेक्शंस पे हो जाएगा, ITCZ इधर हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ आया कि ITCZ जो है वो सूर्य के ताप के आधार पर परिवर्तित होती है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि ITCZ का मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट वो किस आधार पर होता है, मूवमेंट होता है सनलाइट के आधार पर। सनलाइट के आधार पर सूर्य का मूवमेंट होता है। इतनी बातें आपको पता चलेंगी। तो इस टेम्परेचर के बेस पर, सूर्य के टेम्परेचर के बेस पर चेंज हुआ, तो अब यह भारत में कैसे प्रभावित करता है। अगर आप भारत के मैप को देखें तो कुछ ऐसे ही रफ आइडिया में आप बना लेंगे। मैप को एक रफ तौर पर बनाना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। क्या हो रहा है, चलिए ये मैप नहीं बन पा रहा है, पेन बार बार फंस रही है। तो जो हमारा ITCZ है तो अब ऐसे चलेगा। तो समझिए कि जब ITCZ इस तरह मूवमेंट कर रहा है तो हवाएं यहाँ कन्वर्ज होंगी, अब हवाएं इस डायरेक्शन में कन्वर्ज होंगी। तो जब गर्मी का सीजन आता है तो ITCZ भारत के नॉर्थ के डायरेक्शंस पे आता है। इस नॉर्थ के डायरेक्शंस पे आने पर इसीलिए यहाँ से एक हवाएं आती हैं भारत में, वो हैं
पूर्वीय जेट। क्या है? पूर्वीय जेट। ये हवाएं जब इसके साथ मूव करती हैं नीचे की तरफ, तब ये समझ आता है कि कैसे यहाँ भारत में क्लाइमेट प्रभावित होगा। यानी कि इस ITCZ के आधार पर ही भारत की जलवायु में जो वर्षा होती हैं, उसके वर्षा का मूल कारण क्या है? ITCZ ही है। तो इतनी बातें आपको समझ आए कि आखिरकार ITCZ भारत में वर्षा कैसे कराता है, क्योंकि यह टेम्परेचर के आधार पर मूव करता है। तो जब ITCZ नॉर्थ की तरफ होगा तो स्थल में ज़्यादा गर्मी होगी और जो जल बॉडी होगी उसमें कम होगा। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के आधार पर जो हवाएं हैं वो मूवमेंट करती हैं, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा है कि कैसे हवाएं हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ITCZ समझ आया होगा और आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। और कोई भी अगर आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप बेझिझक जो है तो कमेंट करेंगे और आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।